सिलेक्शन ग्रेडियंट पल्स भी तभी करना पड़ेगा। अगर आप उसी वक्त नहीं करोगे तो आरएफ पल्स जितनी बड़ी कॉइल है पूरे कॉइल के अंदर जो एनाटॉमी गई है सब पे लगेगी, फिर आपका एरिया एक डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट कॉइल तभी लगेगा जिस वक्त आप, ठीक है, ये जो भी सीक्वेंसेस हैं ये सारी फीड होती हैं एमआरआई की मशीन में, आपको खुद से करना नहीं है। ये सारे सीक्वेंस बने हुए हैं, आपको जस्ट उसको ऑपरेट करना है। बट इमेज की क्वालिटी इसी पे डिपेंड करती है। अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, हम एट ए टाइम 4 कॉइल को हैंडल करते हैं। कौन कौन सी? आरएफ कॉइल, आरएफ कॉइल से क्या निकलेगा? आरएफ पल्स। उसके बाद तीनों ग्रेडियंट कॉइल, स्लाइस सिलेक्शन, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट, फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, ये पल्स आपने लगाया, लेकिन जैसे ही आप इससे 90 डिग्री का एक्साइटेशन पल्स लगाओगे उसी वक्त आपको, क्लियर है? उसके बाद आप फेज़ की लाइन बताओगे, लेकिन आपको इमेज इको जो मिल रहा था वो उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में मेन मैग्नेट का स्ट्रेंथ है, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से आप रीड उसे नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या लगाओगे? वन 180 डिग्री हमने क्यों लगाया सर? क्योंकि वो जो मतलब कि 90 डिग्री का जो मैंने आरएफ पल्स दिया था उससे हम रीड नहीं कर सकते थे, तो 180 डिग्री का लगाया ताकि वो उसको उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया और उससे हमें जो मतलब कि सिग्नल मिला उससे हम रीड कर दिया। सही है, जो भी हमें इको मिल रहा है उस इको का डायरेक्शन किधर है? जो एमआरआई की मशीन के मैग्नेट का जो डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो जहाँ पे इतनी ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड है उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक चेंजेस आ रहा है उसे आप रीड नहीं कर सकते। अगर डायरेक्शन सेम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। ये कौन डिस्कस कर रहा है? ठीक है, आरएफ कॉइल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे दो पल्स हम लगा रहे हैं। एक एक्साइटेशन पल्स, ठीक है, एक्साइटेशन पल्स भी लगाने का मतलब क्या था? हमारी बॉडी मेन मैग्नेट के डायरेक्शन में अलाइन थी तो हम उसे रीड नहीं कर पाए, तो आपने उसका डायरेक्शन को चेंज किया। चेंज करने के बाद जब आपने ऑफ किया तो अगेन वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी भी सेम डायरेक्शन में, तो पहले वाला ही कंडीशन आ गया। तो फिर आप उस आरएफ कॉइल से एक और 180 डिग्री का आरएफ पल्स लगाते हो। वो भी आरएफ पल्स ही है ना? दोनों आरएफ पल्स हैं, वो 90 डिग्री का है, ये 180 डिग्री का है। तो पहले वाला एक्साइटेशन पल्स कहलाता है, दूसरा वाला रिफ्रेजिंग पल्स। जब आप रिफ्रेजिंग पल्स लगा दोगे डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। अब आप फेज इनकोडिंग, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट आप लगा के रीड कर सकते हो। कोई डाउट? ठीक है,
यहाँ पे इको मिला, ठीक है। ये एक इको जाके एक पिक्सल को फिल करेगा। फिर आप अगेन क्या करोगे, सेम पैटर्न को रिपीट करोगे। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पल्स से दूसरे एक्साइटेशन पल्स के बीच का टाइम बिटवीन टू एक्साइटेशन पल्स इज नॉन एज, ठीक है। एंड फर्स्ट एक्साइटेशन पल्स से इको मिलने तक का टाइम ऑफ इको। और प्रैक्टिकली हमने देखा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन पल्स से रिफेजिंग पल्स के बीच का जो टाइम है, क्लियर है? इतना तक वेरी गुड। अब कल हमने ये देखा था कि हमने एक टेबल पे 4 पॉट रखे थे, चारों पॉट में हमने अलग अलग सब्जेक्ट मटेरियल डाला था और हैमर से हिट किया था। इस वे में हिट किया था कि सभी पे इक्वल फोर्स लगे। जो फोर्स आपने हैमर से हिट किया वो चारों पॉट पे लगा। अब जो फोर्स लगा, जब तक वो पॉट एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा तब तक उसके अंदर का मटेरियल क्या होंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। तो आप प्रैक्टिकली जस्ट इमेजिन करो कि सबसे पहले कौन रिलैक्स होगा, जल्दी से वो उछलेगा, रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद मसल, देन फैट और सबसे लास्ट में वाटर। अब इन चारों में वाटर और बाकी के 3 का डिफरेंस कितना होगा, आप जस्ट खुद सोचो। पानी कितनी देर तक हिलता हुआ आपको दिखेगा विद रेस्पेक्ट टू बोन और मसल। अगर बोन और मसल की बात करें, फैट तो चलो इंटरनल उसमें वाइब्रेशन होते रहेगा, बट फिर भी आप फैट को भी हटा दो। वाटर कितनी देर तक, आप अगर देखोगे तो ये काफ़ी देर तक क्या होगा, रिपीट करता रहेगा। अच्छा, हमने क्या किया, अभी वाटर अभी एनर्जी रिलीज नहीं किया था, तभी दोबारा हमने एक और हैमर दे दिया। फिर क्या होगा, फिर से ये वाटर और ज़्यादा, फिर तीसरा दे दिया, फिर चौथा दे दिया। ऐसे केस में वाटर अपनी पूरी एनर्जी ड्यूरिंग द सीक्वेंस रिलीज, यानी बोन से सिग्नल मिल जाएंगे, मसल से, फैट से, लेकिन वाटर अपनी पूरी सिग्नल नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं देगा, जैसे ही वो देना शुरू करेगा तब तक आप क्या कर रहे हो। तो जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज करेगा उसका सिग्नल तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन वो सिग्नल काफ़ी वीक है। क्लियर है? यस सर। तो हम जब टाइम ऑफ रिपीटेशन यानी 2 एक्साइटेशन पल्स के बीच का टाइम शॉर्ट रखते हैं तो वाटर को सिग्नल देने का हम टाइम दे ही नहीं रहे। 2 हैमर के बीच का टाइम मतलब क्या हुआ, 2 90 डिग्री के। टाइम ऑफ रिपीटेशन। आप एक 90 डिग्री दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, हथौड़ा ही मार रहे हो। तो आप अगर जल्दी जल्दी 90 डिग्री दोगे तो वाटर अपनी एनर्जी रिलीज, ठीक है। वैसे केस में बोन, फैट और मसल का तो सिग्नल आ जाएगा। अब इनमें सबसे बेस्ट सिग्नल किसका है, बोन का। चारों में से सबसे अच्छा सिग्नल किसका आएगा बताओ। फैट। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लड़का समझ रहा है। और जहाँ ये बात समझ में आ गई, आपको एमआरआई फिजिक्स में आगे 1% भी दिक्कत नहीं आना। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लो बस, उसके बाद एमआरआई में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। फैट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं, अगर फैट सिग्नल दे रहा है तो नो डाउट। फैट, मसल, बोन तीनों से सिग्नल आ रहे हैं, वाटर सिग्नल नहीं दे पा रहा है, दे रहा है तो बहुत कम दे रहा है। तो सबसे बेटर फैट, उसके बाद मसल, फिर बोन। बट बोन के साथ इश्यूज क्या है, बोन को जलते हुए देखा है? नहीं। बोन को जलाओ और मसल को जलाओ,
ऑयल किस में से ज़्यादा निकलेगा? बोन से। बोन में जो मैरो होता है वो पूरा फैटी कंपोनेंट है, ठीक है, और उसके अंदर फैटी कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं। बोन के अंदर ऑयल ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है और उसके अंदर पोर्स होते हैं, उसके अंदर पूरा फैट भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो उस फैटी कंपोनेंट के वजह से बोन मसल से हाइपर दिखेगा, चाहे आप T1 वेटेड लो या T2 वेटेड लो। नो डाउट बोन जल्दी रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो फैटी कंपोनेंट हैं वो अपना सिग्नल तो देंगे। बात समझ में आ रही है? बोन अगर सिर्फ कैल्शियम की बात करें तो वो तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, सिग्नल कम आएंगे उसके, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहाँ पे बहुत कम है, टाइटली अटैच है। लेकिन जो उसके अंदर फैटी कंपोनेंट है, उस फैट के वजह से बोन हाइपर दिखता है, T1 में भी और T2 में। T1 वेटेड में, पहले हम T1 वेटेड की बात करें, ठीक है। तो बोन आप वैसे हम बात करें तो सिग्नल उसका वीक आएगा, लेकिन फैट की वजह से वो हाइपर, हाँ उसमें से फैट को हटा दो तो फिर वो क्या हो जाएगा, पूरा हाइपो हो जाएगा, पूरा का पूरा सिग्नल हाइपर। हाइपर और हाइपो वर्ड हम कहाँ से लेकर आए? इंटेंसिटी के बेस पे, ठीक है, इंटेंसिटी के बेस पे। फैट के लिए, फैट में बोन के अंदर फैटी कंपोनेंट की वजह से बोन हाइपर दिखेगा। तो जब आप इमेज देखोगे तो T1 वेटेड इमेज में सबसे हाइपर ये फैट दिखेगा, नो डाउट। उसके बाद सिग्नल मसल का भी होगा, लेकिन फैटी कंपोनेंट की वजह से बोन भी हाइपर दिखेगा। बात हो रही थी इंटेंसिटी की, हाइपर और हाइपो। जो भी हमें सिग्नल मिलते हैं वो सिग्नल हमें किस बेस पे मिल रहे हैं? मैग्नेट की स्ट्रेंथ के बेस पे। और ये मैग्नेट का स्ट्रेंथ आया कहाँ से? हाइड्रोजन एटम की वजह से। जहाँ कहीं पे भी हाइड्रोजन एटम है वहाँ पे प्रोटॉन है, और प्रोटॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन मोशन शो करता है। उस स्पिन मोशन की वजह से वहाँ पे करंट पैदा होता है, उस करंट की वजह से मैग्नेट फील्ड। तो हर एक हाइड्रोजन अपने आप में क्या है? छोटा सा मैग्नेट है। बस इतना ही याद रखो, हर एक हाइड्रोजन अपने आप में क्या है? छोटा सा मैग्नेट है। और जहाँ कहीं पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होगा वहाँ पे मैग्नेट ज़्यादा होगा। मैग्नेट ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? मैग्नेट की स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेट की स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सर गुड मॉर्निंग। चलो, तो इंटेंसिटी वर्ड पे हम आ रहे हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है वहाँ की इंटेंसिटी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहाँ पे ज़्यादा होंगे तभी तो सिग्नल वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। यानी स्ट्रेंथ जहाँ पे ज़्यादा, किसकी स्ट्रेंथ? एनर्जी की स्ट्रेंथ, ठीक है। वो एनर्जी क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ही है। तो जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है यानी वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जो हाइपर इंटेंस दिख रहा है, क्यों हाइपर इंटेंस दिख रहा है? क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हम सीधी सी लैंग्वेज बोलते हैं कि ये हाइपर इंटेंस दिख रहा है, यानी वहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, एनर्जी वो ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है। ये हाइपो इंटेंस यानी वहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी वो कम रिलीज़ कर रहा है। कोई डाउट नहीं? बस अब वाटर के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हुए भी वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अपनी पूरी रिलीज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको रिलीज करने का आप टाइम नहीं देगा। तो टाइम ऑफ रिपीटेशन, टाइम ऑफ इको जब आप शॉर्ट रखते हो तो वैसे केस में वाटर अपनी सिग्नल पूरी रिलीज नहीं कर पाता, फैट कर देता है, मसल कर देता है, बोन कर देता है।
एंड अकॉर्डिंगली देयर इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन फोटोन या इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, कोई हाइपर दिखता है, कोई हाइपर। इंटेंसिटी ज़्यादा है यानी किस चीज़ की इंटेंसिटी? सिग्नल की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड में हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम इंटेंसिटी में मेज़र कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है तो किस वजह से मिल रहा है? मैग्नेट की वजह से। सीटी की बात अगर हम करें, सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन में जो हमें इमेज मिलता है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ब्राइट दिखता है, और जहाँ पे डेंसिटी कम होती है वो कम ब्राइट दिखता है। तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि हाइपर डेंस या हाइपोडेंस। सीटी में हम बात करते हैं तो हाइपर डेंसिटी या हाइपोडेंसिटी। जो चमक रहा है तो हाइपर डेंस दिख रहा है, जो उससे के रिस्पेक्ट में कम है वो हाइपोडेंस। अल्ट्रासाउंड में हाइपर इकोइक और हाइपो इकोइक, क्योंकि वो इको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे अल्ट्रासाउंड में इमेज मिलती है, और साउंड वेव की जो इको आती है, इको मतलब तो सिग्नल, इको तो हमें इसमें भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इको किस फॉर्म में मिल रहा है? मैग्नेट के बेस पे, ठीक है। यहाँ अल्ट्रासाउंड में जो इको मिल रहा है ये साउंड वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो जहाँ पे इको ज़्यादा मिलती है हाइपर इकोइक, जहाँ पे इको कम मिलती है हाइपो इकोइक। क्लियर है? ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में कोई चीज़ ब्राइट दिख रहा है तो हाइपर इकोइक, डल दिख रहा है तो हाइपो इकोइक। सीटी में हाइपरडेंस हाइपोडेंस, एमआरआई में हाइपर इंटेंस हाइपो इंटेंस। तो एमआरआई में हम हाइपर इंटेंसिटी या हाइपो इंटेंसिटी की लैंग्वेज में बात करते हैं, सीटी में हाइपर डेंसिटी या हाइपोडेंसिटी, अल्ट्रासाउंड में हाइपर। एक्सरे में रेडियो ओपेक, रेडियोल्यूसेंट, रेडियो ओपेक या रेडियोल्यूसेंट। ओपेक मतलब ओपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा रोकेगा। ल्यूसेंट जो क्रॉस कर जाए, ठीक है, जो एक्सरेज को नहीं रोके, ठीक है। तो अभी हम एमआरआई पे फोकस करेंगे। हाइपर डेंसिटी या हाइपर, तो इसकी हाइपर इंटेंसिटी या हाइपो इंटेंसिटी, ये मार्कर सही है। चलो जी, तो अगर आप टीयर शॉट और टी शॉट रखते हो, ठीक है, इसमें कितना रहेगा रेंज? शॉर्ट मिली सेकेंड, ये किस में रहता है? ये याद रहे, मिनट में, सेकेंड में, आवर्स में, मिली सेकेंड में। 300 मिली सेकेंड टू, अच्छा, ये चीज़ 700 से बढ़ा भी देंगे, 800 भी कर दें, 900, 1000 तक भी करते हैं, तो भी हमारा वाटर का सिग्नल नहीं मिलता, ठीक है। वाटर के सिग्नल के लिए थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ता। तो स्टैंडर्ड टाइमिंग तो यही है, बट हम थोड़ा बहुत कभी कभी बढ़ा भी देते हैं, ठीक है। तो अप टू 1000 तक आप जा सकते हैं, बट वो स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है? 400, 500, 600, मैक्सिमम 700, ठीक है। बट अगर 800 हो गया, 900 हो गया, तो सिग्नल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। कोई डाउट? नो सर। टाइम ऑफ इको की बात करें, इसमें हम 20 मिली सेकेंड से ऊपर नहीं जाते। टाइम ऑफ इको ज़्यादा क्रूशियस है। अगर आप इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे, टाइम ऑफ इको जैसे ही 20 मिली सेकेंड से बहुत ज़्यादा, जैसे 40 कर दिया, 50 कर दिया, तो फिर वाटर भी सिग्नल देना। अगर देर से जाएंगे फ़ोटो लेने तो क्या होगा? वो भी इको दे देगा, और बाकी के सिग्नल क्या होंगे? डाउन होने लगे, वीक होने लगे, ठीक है। तो हमारा ये इस केस में जो इमेज हमें मिलती है वो मिलती है T1 वेटेड सीक्वेंस, T1 वेटेड सीक्वेंस।
ये T1 क्यों बोला इसको, इस पे बात करते हैं। ये टॉपिक आपका रह गया था, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, ये चीज़, ठीक है। तो ये तो पहले ही हो चुका है, ठीक है। जब आप TRT शॉर्ट रखते हैं तो जो यहाँ पे कौन रहेगा, बोन, यहाँ पे कौन रहेगा, मसल, फैट, वाटर कहाँ रहेगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में जो गए हुए हैं रिलैक्स होके, सिर्फ उनसे ही सिग्नल मिलेगा। वाटर के भी जो कंपोनेंट लॉन्गिट्यूडनल में गए हुए हैं, सिर्फ उनसे ही सिग्नल मिलेगा। मतलब जिसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल में गई है, उसी के बेस पे हमें सिग्नल मिल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में ये थोड़ा सा गया है, थोड़ा सा मिलेगा, ज़्यादा गया है, ज़्यादा मिलेगा। अब ये नहीं, बोन तो बहुत ज़्यादा गया है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी उस पर देखना है, ठीक है। अब बोन के अंदर अगर फैटी कंपोनेंट ज़्यादा है, कोई ज़्यादा फैटी कंपोनेंट हो गया, ठीक है, तो वो ज़्यादा हाइपर दिखेगा, मसल फैट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसमें उनसे ही सिग्नल आ रहे हैं जिनका लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन हो रहा है। कोई डाउट है? देखो ये है, जब इस पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन 100% था और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन क्या था, 0। जब आपने इसको 90 डिग्री से मोड़ दिया तो ये हो गया क्या, 0, और ये हो गया 100%। अब जब आपने इसको ऑफ किया तो ये वापस जाएगा, वापस जाते जाते ये सारे के सारे किधर जाएंगे। अगर हम पूरा छोड़ दें तो फिर से ये 100% हो जाएगा, फिर से ये 0। लेकिन अगर हम टाइम ऑफ इको और टाइम ऑफ रिपीटेशन शॉर्ट रखें, जो हमारा रेंज है, तो उसमें कुछ चीज़ें जाएंगी और कुछ चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। कुछ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, तो जिनका लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन हो रहा है और कितना हो रहा है, उसके बेस पे हम सिग्नल ले रहे हैं। दैट इज वाई दिस वेरी सीक्वेंस इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम वेटेड इमेज। लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम वेटेड इमेज, और लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम को हम बोलते हैं टाइम 1, डिनोट करते हैं T1। दो तरह के टाइम है, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम। तो पहले टाइम को T1 और T2, जैसे B1 B2 A1 A2 डिनोट करते हैं ना, तो जस्ट ये सिंबल है। टाइम का सिंबल क्या है, T, और दो टाइम है तो उसको कंपैरिजन हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे करते हैं, T1 और T2। X है तो X1 X2, माना कि Z ये है तो Z1 Z2 Z3 ऐसे। तो वैसे ही ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। T1 क्या है, टाइम 1 है, टाइम 1 यानी लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम, और दूसरे टाइम को माना गया T2 यानी ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए हम उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो सीक्वेंस है ये लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम वेटेड इमेज है, इसलिए हम इसको T1 वेटेड इमेज, T1 वेटेड सीक्वेंस या T1 वेटेड इमेज। और इस T1 वेटेड सीक्वेंस में TR जो होगा वो शॉर्ट होगा, और इसका रेंज होगा वो 300 मिलीसेकंड से लेके 700 मिलीसेकंड तक, और टाइम ऑफ इको जो होगा वो भी शॉर्ट होगा, वो 5 मिलीसेकंड से लेके। और अगर मैं बात करूं तो सबसे बेटर इसमें कौन दिखेगा, फैट, और सबसे कम दिखेगा, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब
इसमें मैंने आपको ये बताया कि बोन के अंदर फैटी कंपोनेंट की वजह से कभी कभी बोन हमारा हाइपर दिखता है। जिस बोन में जितना ज़्यादा फैट होगा वो उतना ही हाइपर। चलो इसकी पिक्स लो। ये स्पिन इको सीक्वेंस का पहला, ठीक है, T1 वेटेड इमेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे T2 के बारे में। T2 वेटेड। अगर कोई सिर्फ T2 बोलता है तो बोलेगा कि अच्छा MRI में से रिलेटेड T2 का मतलब क्या होगा? T2 का मतलब क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम, और कुछ भी नहीं। T1 का मतलब क्या होगा? ये इमेज या सीक्वेंस नहीं है वो। अगर सिर्फ कोई T1 मिलता है तो T1 तो टाइम है। कुछ नहीं, ये कौन सी इमेज है? तो T1 है। वो इमेज T1 नहीं है, T1 वेटेड इमेज है वो। T1 कोई इमेज होती है क्या? T1 जस्ट एक टाइम है, ठीक है। और बहुत ठंड लग रही है, बाल भी नहीं है, कैप भी नहीं है, ठीक है। तो बात हम करते हैं सेकंड टॉपिक पे। अगर आपने इसकी पिक्स ले ली, टाइम ऑफ रिपीटेशन लॉन्ग कर दिया तो क्या होगा? वाटर आ जाएगा यहाँ, तो बाकी की चीज़ें कहाँ चली जाएंगी? बहुत ज़्यादा। अब उस वक्त जो इमेज मिलेगा वो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन के बेस पे मिलेगा, यानी जिसमें जो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन के बेस पे मिलेगा। पहले वाला जो T1 में जितना ज़्यादा गया था उसके बेस पे, अब वैसे नहीं है। ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन में जितना रिलैक्सेशन ज़्यादा हुआ है, ठीक है, और उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन जितना ज़्यादा है, तो जब वाटर यहाँ आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है? कोई डाउट है? तो सबसे ब्राइट दिखेगा, उसके बाद उसके बाद अच्छा, अब हम बात करते हैं दोनों के मसल के सिग्नल में कैसा दिखेगा। पहले जो मसल सिग्नल दे रहा था तो यहाँ था, जब वाटर यहाँ आ गया तो मसल कहाँ चला जाएगा? तो इसका सिग्नल कैसा आएगा मसल का? क्या होगा? सिग्नल जब ऊपर चला जाएगा तो मस्ट ऑफ दी एनर्जी अपनी रिलीज, तो जब हम फोटो उसकी लेंगे तो वो कम आएगी। यस और नो? तो जब हम वाटर का सिग्नल बेटर दिखने लगेगा तो मसल का सिग्नल वीक हो जाएगा। तो जब हम T1 वेटेड और T2 वेटेड में कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ वाटर से ही नहीं करते, मसल भी देखते हैं। T2 वेटेड का मसल हाइपो दिखेगा, T1 वेटेड में मसल हाइपर दिखेगा, एक दूसरे के कभी भी हाइपर इंटेंसिटी या हाइपो इंटेंसिटी क्या है? गोरे और काले की तरह। जो हम सो कॉल्ड हम अपने यहाँ बोलते हैं गोरे हैं, जब एक रसियन आ जाता है, अफ्रीकन आ जाता है, तो सारा गोरापन ख़त्म। तो ये हाइपर इंटेंसिटी हाइपो इंटेंसिटी क्या है? कंपैरेटिव। लेकिन वही अगर नाइजीरिया के कोई आ जाए हम खुश हो जाते हैं। यस और नो? हमारे यहाँ एक लड़का है, टेक्नीशियन है, तो वो थोड़ा सांवला है। अगर नाइजीरिया वाला जाते हैं तो उसके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा के दिखाता है, यार मेरा रंग देखो अपना, मतलब देखो मैं कितना गोरा हूँ। और सही में उनके सामने खड़ा होता है तो बिल्कुल गोरा दिखता है वो। तो अपने यहाँ का कितना भी कोई सांवला हो, वो नाइजीरिया वाले के सामने गोरा ही लगेगा, ठीक है। और अपने यहाँ का कितना भी गोरा हो, अगर ऑस्ट्रेलिया का एडम गिलक्रिस्ट के सामने खड़ा कर दो सच्चाई है ना। तो ये हाइपर इंटेंसिटी हाइपो इंटेंसिटी भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, कंपेरेटिव। अगर ये नहीं कि गोरा है तो सारे एडम गिलक्रिस्ट हैं और सांवले हैं तो सारे नाइजीरियन हैं, ऐसा नहीं है ना। तो वैसे ही हाइपर इंटेंस यानी हाइपर दिख रहा है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में दिख रहा है? बात समझ में आ रही? अगर कोई बोल रहा है कि देयर इज हाइपर इंटेंस सिग्नल
तो विद रिस्पेक्ट टू विच पार्ट? अगर मसल हाइपर दिख रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है? ठीक है, बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम्हारा छूट गया, उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी देर में आपको समझ में आया कि क्या कितना कुछ निकल गया? अब इससे पूछा जाए बता पाएगा? एग्जैक्टली जो 5 मिनट पहले आपकी हालत थी वो हालत अभी है इसकी। हमने इतनी देर में ये डिस्कशन किया कि जिस वक्त वाटर यहाँ आ जाए उस वक्त रेस्ट ऑफ द टिश्यू कहाँ होंगे? और ऊपर, तो वो अपनी एनर्जी और ज़्यादा रिलीज कर चुके होंगे, उनका सिग्नल वीक हो जाएगा ना। तो जब तक वाटर सिग्नल नहीं दे रहा था नहीं दे रहा था, जब वाटर सिग्नल देगा तो बहुत बेटर। अच्छा, वाटर फैट का भी सिग्नल थोड़ा बहुत वीक होगा, लेकिन मसल की बात करें तो पहले मसल यहाँ था और जब वाटर यहाँ आ गया तो मसल कहाँ आ गया? यहाँ। तो दोनों के सिग्नल में T1 वेटेड के मसल में और T2 वेटेड के मसल में कितना फ़र्क आ गया? पहले यहाँ था तो बेटर सिग्नल था, यहाँ आ गया तो सिग्नल वीक हो गया। इसको सेकेंड थिंग, इसको T2 वेटेड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाटर जो है ये अपनी पहले जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में गए थे सिर्फ उनसे ही सिग्नल मिल रहा था। बात समझ में आ रही? जो लॉन्गिट्यूडनल में गए थे उनसे मिल रहा था और लॉन्गिट्यूडनल में जो ज़्यादा गए थे उनसे ज़्यादा मिल रहा था, जो कम गए थे उनसे कम मिल रहा था। बट अब ये लॉन्गिट्यूडनल की बात नहीं है, इसमें ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, अब ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन में जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन में जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा सिग्नल देगा, जिसकी एनर्जी कम है वो कम। ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? वाटर की। फिर अकॉर्डिंगली जैसे जैसे इधर जाओगे सिग्नल क्या हो जाएगा? वीक होता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम वेटेड इमेज, और पहले वाले को लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम। ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम वेटेड इमेज में टाइम ऑफ रिपीटेशन, टाइम ऑफ इको लॉन्ग रखते हैं, और वैसे केस में हमारा वाटर जब यहाँ आ जाएगा तो फैट यहाँ, मसल यहाँ, बोन इधर, तो वाटर हमारा हाइपर तो दिखेगा ही, मसल, बोन और फैट इनका सिग्नल T1 वेटेड के रेस्पेक्ट में वीक होगा पक्का। तो जब भी आप T1 और T2 वेटेड देखें तो मसल का भी ध्यान रखें, सिर्फ वाटर ही नहीं, वाटर तो दिखेगा ही, मसल का सिग्नल भी वीक हो जाएगा जब हम कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि मसल अगर देखना हो तो किस में सिग्नल बेटर आएगा? तो T1 में। तो अब मैं यहाँ पे हम एक चीज़ और करके ख़त्म करते हैं क्लास, कि कोई भी बीमारी है तो जो टिश्यू बीमार होता है वहाँ पे क्या होता है? जैसे यहाँ पे चोट लग गई, टिश्यू इंजर्ड हो गया, यहाँ पे या तो जो आपकी कैपिलरीज हैं, जो अंदर के ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर्ड होंगे, या जो सेल्स होंगे वो रप्चर्ड होंगे। यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ के सेल्स अपना बीमार हैं तो अपना पूरा काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा या ब्लीड जमा हो जाएगा। कोई भी कहीं पे भी कोई भी डिजीज़ होता है तो वहाँ पे दो ही चेंज होता है, या तो वहाँ पे पस जमा हो जाएगा नहीं तो खून जमा हो जाएगा। सच्चाई यही है, या तो वहाँ पे पस जमा हो जाएगा एडिमा के फॉर्म में, या वहाँ पे फिर खून जम जाएगा, या तो वैस्कुलर चेंजेस आएंगे या फिर एडिमेटस। एडिमा का मतलब पानी, वहाँ पे पानी जमा हो। एक सिंगल पत्ते को भी तोड़ो उसमें से भी पानी, कोई पत्ता ख़राब हो जाता है, पेड़ पे लगा हुआ पत्ता जब ख़राब होने लगता है देखोगे वहाँ पे चिपचिपा सा हो जाता है। हमारी बॉडी भी 100% वैसी, जहाँ कहीं पे भी कोई डिजीज़ होगी वहाँ पे पानी जमा हो जाएगा। कोई पेड़ है, एक पत्ता देखोगे जहाँ पत्ता ख़राब होने लगता है, ठीक है, अनाज कोई ख़राब होने लगा, फूड पार्टिकल कोई ख़राब होने लगे, कहीं पे भी वहाँ पे पानी जमा, उसको हम बोलते हैं एडिमा। तो ये देख रहे हो कि जो भी डिजीज़ है, चाहे वेस्कुलर चेंजेज हो यानी खून जम जाए या पानी जम जाए,
दोनों ही केस में अगर T1 वेटेड लेंगे तो फ्लूइड का सिग्नल T1 वेटेड में कैसा आएगा, तो वो बेटर विजुलाइज नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर T2 वेटेड लो हाइपर दिखेगा। तो अगर हमें कोई डिजीज देखनी है तो डिजीज को हम बोलते हैं पैथोलॉजी। अगर पैथोलॉजी देखनी है तो फिर कोई डाउट, पैथोलॉजी देखनी है तो T2 वेटेड, और अगर एनाटॉमी देखनी है T1 वेटेड। एनाटॉमी अगर देखनी है तो T1 वेटेड। इसीलिए T1 वेटेड इमेज को हम एनाटॉमिकल सीक्वेंस बोलते हैं और T2 वेटेड को पैथोलॉजिकल सीक्वेंस बोलते हैं। T1 वेटेड को एनाटॉमिकल और T2 वेटेड को पैथोलॉजिकल। जहाँ कहीं पे भी डिजीज देखना है T2 वेटेड और T1 वेटेड। अब यहाँ पे अगर आप TRT लॉन्ग कर देते हो तो यहाँ पे होगा वाटर, देन फैट, देन मसल, और जब वाटर यहाँ पे आ जाएगा तो वाटर जब तक नहीं दे रहा था तब तक नहीं दे रहा था, सबसे ज़्यादा हाई सिग्नल, और जो एनर्जी थोड़ा सा और रिलैक्स हो गए हैं उनका सिग्नल वीक हो जाएगा। तो इसमें TR जो होता है वो 2000 से 10,000 मिलीसेकेंड तक, और टाइम ऑफ इको जो होगा 80 मिलीसेकेंड टू मिलीसेकेंड, ठीक है। और वाटर सबसे बेटर दिखेगा, फैट, देन मसल, देन बोन। और इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, T2 वेटेड सीक्वेंस या इमेज। तो SP निको सीक्वेंस में हमने अभी 2 सीक्वेंस पढ़े, पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ हम टाइम ऑफ रिपीटेशन को बढ़ा कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, सीक्वेंस वही है। TRT को हम शॉर्ट और लॉन्ग कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें इमेज चेंज हो जा रही है। इसलिए इस सीक्वेंस का नाम हमने अलग अलग दे, T1 वेटेड सीक्वेंस, T2 वेटेड, और जो T1 वेटेड के बेस पे इमेज मिलेगी T1 वेटेड इमेज, T2 वेटेड इमेज, ठीक है। SP निको सीक्वेंस के बेस पे एक तीसरा सीक्वेंस है, दैट इज प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज, उसको हम कल देखेंगे, ठीक है। कल आपकी 9:30 से क्लास है, ठीक है।